अध्याय 281। स्रोत रेत द्वारा बुना गया मोचन का जाल। अपनी ताकत को छिपाए बिना लांग ताओ ने नेतृत्व संभाला और प्रागैतिहासिक जानवर को बुलाया, जिसे लिन युआन ने रेडिएंट मून पैलेस में देखा था। समुद्र राजा चाक मोसासोरस। जब लोंग ताओ ने इसे बुलाया, तो इसने तुरंत ही वहां मौजूद आत्मा क्यूई पेशेवरों की लड़ने की भावना को प्रेरित किया। इन आत्मा क्यूई पेशेवरों की आंखें, जिन्होंने सोचा था कि उन पर आपदा आ जाएगी, आशा से चमक उठीं। प्रागैतिहासिक युग का एक नाम, सी किंग चाक मोसासोरस, हमेशा से ही लोंग ताओ का खास परी रहा है। हालांकि लिन युआन को नहीं पता था कि लोंग ताओ के पास इस सी किंग चाक मोसासोरस के अलावा कोई और तुरुप का पत्ता है या नहीं। समुद्र राजा चाक मोसासोरस अभी भी प्लेटिनम एक्स फैंटेसी आईने पर था। स्पष्टतः लांग ताओ अभी भी बी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर बनने में ही अटका हुआ था और अभी तक उसे ए रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर बनने के लिए आगे बढ़ना था। 20 सालों से इंडिया का आ जा सकता था। उसकी वर्तमान ताकत को देखते हुए उसकी युद्ध शक्ति पहले से ही कुछ साधारण राजा श्रेणी के विशेषज्ञों की तुलना में एक आश्चर्यजनक थी। एक फैंटेसी ब्रीड फे के लिए फैंटेसी 3 तक पहुंचना बहुत कठिन था। झाओ शियाओचुन और फेंग डुओडुओ ने भी अपने परियों को बुलाया और उन राक्षसों पर हमला किया जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। चेन होंगफेंग आगे नहीं बढ़ा, बल्कि अपने अनुबंधित गोल्ड परी विशाल पूंछ वाले दलदल छिपकली को पीछे बुलाया। उसने उसे दलदल का उपयोग करके राक्षस सेना को नियंत्रित करने और जादुई क्षति पहुंचाने का आदेश दिया। लिन युआन को अंततः पता चल गया कि रेडियंस 100 सीक्वेंस में झाओ शियाओचुन का पिछला शीर्षक क्रिटिकल नीडल गर्ल क्यों था। उसका फे एक प्लैटिनम वी फैंटेसी आई कोल्ड नीडल सी अर्चिन था। एक ऐसा फे जो आउटपुट को स्टैक कर सकता था। जबकि इस तरह के फे का आउटपुट बहुत ज्यादा था, प्लैटिनम फे के बीच इसका बचाव लगभग सबसे कम था। इसे कागज जितना भंगुर भी कहा जा सकता है। जब शिजू ने झाओ शियाओचुन को प्लैटिनम वी फैंटेसी आईनाई कोल्ड नीडल सी अर्चिन को बुलाते देखा, तो उसने कहा, यह काले दिल वाला कीड़ा झाओ शियाओचुन का खास कोल्ड नीडल सी अर्चिन असल में फैंटेसी 2 में है। क्या उसने इस बार अपने संसाधनों का निवेश अपने त्रुप के पत्ते में नहीं किया? शिजू ने अपना सिर हिलाया। उसके बारे में उसकी समझ को देखते हुए उसका त्रुप का पत्ता शायद और भी मजबूत हो गया था। ऐसा लग रहा था कि झाओ शियाओचुन इस साल या अगले साल रेडियंस 100 सीक्वेंस की रैंकिंग में आगे बढ़ जाएगा। उसके रुख के आधार पर उसे शीर्ष 10 में आने का इरादा होना चाहिए। हालांकि झाओ शियाओचुन एक पेटू, बुरे दिल वाला और बदजुबानी करने वाला व्यक्ति था, लेकिन शिजू को भी उसकी प्रतिभा पर गर्व था, जिसे रेडियंस 100 में शीर्ष माना जा सकता था। शीजू ने फिर लिन युआन की तरफ देखा, जो उसके बगल में खड़ा था। वह अवाक रह गया। इस उम्र में उसके बगल में खड़े इस युवा की प्रतिभा की तुलना किससे की जा सकती है? यदि वह वास्तव में तुलना करना चाहे, तो केवल रेडबर्ड सिटी की वह लड़की होगी, जिसके बारे में स्टार वेब पर अफवाह थी कि उसके पास कान से फंतासी नस्ल है। शी जू ने अपना सिर हिलाया और अपने प्लेटिनम 4 फैंटेसी एक साइलेंट थंडर आर्मर्ड क्रोकोडाइल को उसकी प्लेटिनम क्षमता 100 आर्मर डेमोन्स्ट्रेशन का उपयोग करने दिया। राक्षसों के समुद्र से लड़ने के लिए आगे बढ़ने वाले साहसी लोगों के फेर पर थंडर तत्व द्वारा निर्मित कवच की एक परत दिखाई दी। साथ ही लोंग ताओ, झाओ शियाओचुन और फेंग डुओडुओ भी। इस कवच में एक बढ़िया थंडर पैटर्न भी था। रैपिड थंडर आर्मर के सैकड़ों टुकड़े पहनने के बाद शीजू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि साइलेंट थंडर आर्मर्ड मगरमच्छ केवल रैपिड थंडर आर्मर के 100 टुकड़े ही छोड़ सकता था। यद्यपि रक्षा भावना क्यूई पेशेवरों के लिए यह बहुत अधिक माना जाता अधिक थे, शीजू उनमें से केवल 100 से अधिक का ही ख्याल रख पाया। लेकिन जब दानव सेना मानव साहसी लोगों से मिलने वाली थी, तो शीजू को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जब भी दानव मानव साहसी लोगों पर हमला करने वाले होते थे और ये मानव साहसी लोग विरोध नहीं कर पाते थे, तो राक्षसों के हमले को रोकने के लिए जमीन से बजरी का एक टुकड़ा ऊपर आ जाता था। भले ही बजरी राक्षसों के हमले को पूरी तरह से रोकने के लिए पर्याप्त न हो, फिर भी इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। कई साहसी लोगों ने इस पर ध्यान दिया और उनके पीछे अब ध्यान लगाए बिना नहीं रह सके। वहां एक चांदी का मुखौटा पहने युवक खड़ा था, जो अजीब पौधे में आत्मा क्यूई छोड़ रहा था और बहुत ज्यादा बोल नहीं रहा था, लेकिन अलग थलग था। उन्होंने पहले लोंग ताओ, फेंग डुओडुओ, झाओ शियाओचुन और शीजू पर ध्यान केंद्रित किया। इन 4 रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्यों ने हताश स्थिति में इन साहसी लोगों की उम्मीदों को बरकरार रखा। लेकिन अब
जब कई लोगों ने इस अजीब पौधे को देखा, तो उनके दिमाग में एक नाम कौन था? काला। मान लीजिए कि शिजू का थंडर आर्मर उच्च श्रेणी के साहसी लोगों को बिना किसी चिंता के हमला करने और हमलों पर नजर रखने की जरूरत के बिना हमला करने की अनुमति दे सकता है। उस स्थिति में राक्षसों के हमले को रोकने के लिए ब्लैक द्वारा बजरी में हेरफेर करना मोचन के समान था। यह उन निम्न श्रेणी के साहसी लोगों के जीवन का मोचन था जो राक्षसों के इस कहर में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लिन युआन ने रेड थॉर्न को अपने बीजाणु गुहा से बड़ी संख्या में बीजाणु छोड़ने का आदेश दिया। जब ये बीजाणु बड़ी संख्या में राक्षसों के मांस पर जड़ जमाए, तो रेड थॉर्न ने इन सभी बीजाणुओं को फूटने नहीं दिया। इसके बजाय इसने केवल एक बीजाणु को मांस में मौजूद ऊर्जा की विशाल मात्रा को पूरी तरह से अवशोषित करने दिया और एक रामेट में विकसित होने दिया, जिसका ग्रेड रामेट की सीमा तक बढ़ा दिया गया। फिर इसने रामेट को युद्ध के मैदान में राक्षसों के मांस को खाने दिया। जब भी कोई दानव रामेट को तोड़ता, तो रेड थॉर्न उसके बगल में एक और बीजाणु को पैदा कर देता। रेड थॉर्न ने पहले भी बच्चे रामेट और बड़ी मात्रा में रामेट पैदा करने का रास्ता अपनाया था। इस बार युद्ध की स्थिति के आधार पर लिन युआन ने रेड थॉर्न को कुलीन मार्ग पर स्विच करने के लिए कहा। हालांकि फूलों के समुद्र में रामेट कम हो गए थे, लेकिन वे बिना रोक टोक के राक्षसों के मांस में ऊर्जा को खा सकते थे। अन्यथा यदि छोटा बच्चा रामेट इन वर्ग 3 रसातल राक्षसों का मांस खा लेता, जो गोल्डफे के समान थे, तो वह मांस में मौजूद जलन विशेषताओं द्वारा नष्ट हो जाएगा। केवल ये शिखर अभिजात वर्ग के रामेट ही इन वर्ग 3 के रसातल राक्षसों के मांस को इसमें मौजूद जलन विशेषताओं के कारण बिना मुरझाए खा सकते थे। लिन युआन द्वारा सक्रिय किए गए बजरी के प्रत्येक गुच्छे ने एक निम्न श्रेणी के साहसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के समान था। बजरी के इस गुच्छे ने जीवन का एक जाल बनाया। हालांकि कुछ साहसी लोग अभी भी दानव सेना के हमले के तहत जमीन पर गिर गए थे, लेकिन यह संख्या कम हो गई थी। इन साहसी लोगों में कई उपचार प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवर भी थे। उपचार प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवर के बिना दस्ते इस नियंत्रित वर्ग 3 रसातल आयामी दरार में प्रशिक्षण के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि महीन रेत ने हमलों का प्रतिरोध किया था। भले ही वे निम्न श्रेणी के साहसी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, फिर भी वे उपचार प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवरों के ऊपर टहल करते थे। युआन को अब रेड थॉर्न में आध्यात्मिक शक्ति इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं थी ताकि वह बीजाणु छोड़ सके। इस बार उसने एक कुलीन रास्ता अपनाया था और उसे अपने बीजाणु गुहा से बहुत सारे बीजाणु बाहर निकालने की जरूरत नहीं थी। युद्ध के मैदान में मरे हुए राक्षसों के मांस से रामेट पैदा करने में रेड थॉर्न को कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। इससे लिन युआन के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा बच गया। विशाल युद्ध क्षेत्र में स्रोत रेत से सुरक्षा के ऐसे सरल कार्य के लिए लिन युआन को बहुत अधिक मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता थी। लेकिन जब लिन युआन ने इस आत्मा क्यूई छाप को खोला, जिसमें पिछले 1 महीने में बहुत सारी आत्मा क्यूई जमा हो गई थी, और साथ ही स्रोत रेत के रेत नियंत्रण को भी खोला, तो युद्ध के मैदान पर बजरी के साथ निम्न श्रेणी के साहसी लोगों की सरल सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति उसकी क्षमता के भीतर थी। उसी समय उन्होंने अपनी सिल्वर आई फैंटेसी आई हीलिंग टाइप फे उन्होंने काव्य जैस्मिन लिली को भी बुलाया। युवा पीढ़ी के लगभग हर प्रसिद्ध विशेषज्ञ के पास अपना स्वयं का विशिष्ट परी था, जैसे कि लोंगताओ, शिजू, एरझाओ शियाओ चुन के विशिष्ट परी क्रमशः सी किंग चाक मोसासोरस, साइलेंट थंडर, आर्मर्ड क्रोकोडाइल एंड कोल्ड नीडल सी अर्चिन थे। हालांकि जैस्मिन लिली और रेड थॉर्न के बीच ब्लैक के सिग्नेचर फे को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। भले ही उस समय उसने किसी भी परी को बुलाया, उसने मिलस्टोन टाउन के बाहर लड़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लिन युआन ने सिल्वर फैंटेसी नस्ल की जैस्मिन लिली को बुलाया और उसमें आध्यात्मिक शक्ति का इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसके पन्ना हरे पंखुड़ियों पर तुरंत ही सर्पिल आकार में पन्ना धुंध उभर आई। विशाल जीवन शक्ति से युक्त प्रकाश का प्रत्येक कण एक जुगनू की तरह चमेली लिली के फूल से बाहर निकलता था और घायल आत्मा क्यूईरों को ठीक कर देता था। हालांकि कुछ निम्न श्रेणी के आत्मा क्यूई पेशेवरों ने राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में अपने हाथ खो दिए थे। लिन युआन जो कर सकता था, वह सिर्फ उनके जीवन को बचाना था। अगर वह जैस्मीन लिली के कटे हुए अंगों के विकास का उपयोग करके उनके टूटे हुए हाथों को फिर से बनाना चाहता था, तो निस्संदेह यह उसकी आध्यात्मिक शक्ति का
बहुत अधिक उपभोग करेगा। उनके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग उन्हें कम साहसी लोगों के जीवन को बचाने की अनुमति देने के समान था। राक्षसों का यह जमा हुआ समुद्र अंततः एक बिना स्रोत वाली नदी की तरह था। संख्या के बावजूद उन्हें मारे जाने के बाद फिर से नहीं भरा जा सकता था। लगभग 4 घंटे के नरसंहार के बाद ताओ के प्लैटिनम एक्स फैंटेसी 3 सी किंग चाक मोसासोरस ने अपनी क्षमता सी एम्प्रस ड्रैगन ब्रीथ के साथ अंतिम शिखर वर्ग 4 दानव का सफाया कर दिया। जैसे ही यह दानव धूल में बदल गया, राक्षसों का यह समुद्र भी पूरी तरह से पराजित माना जाने लगा। वे सभी निम्न श्रेणी के साहसी लोग जमीन पर बैठ गए और रसातल आयामी दरार से जलती हुई गंधक की गंध के साथ हवा की गहरी सांस ली। वह हवा जो आमतौर पर घृणित लगती थी, अब असाधारण रूप से मीठी महकने लगी। लिन युआन, लोंग ताओ, शिजू टा झाओ शियाओचुन और फेंग डुओ दुओ को इस समय इस आपदा से बचने का एहसास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ऐसा खतरा उनके जैसे विशेषज्ञों के लिए घातक नहीं था। भले ही लिन युआन ने एक बार के चांदनी डोमेन से भरे स्रोत प्रकार के चरम टोकन का उपयोग नहीं किया था, जो उसके स्वामी चंद्रमा महारानी ने उसे दिया था। लाल क्रिस्टल मकड़ी, जिसे रक्तबीज की मां ने उसे दिया था, अकेले उसे सुरक्षित रखने में सक्षम थी। हालांकि यह केवल लिन युआन और लोंग ताओ जैसे विशेषज्ञों के लिए था। उन निम्न श्रेणी के साहसी लोगों के लिए वे राक्षसों के खिलाफ इस युद्ध में भाग्यशाली बचे थे। ये 5 लोग वे 5 देवता थे, जिन्होंने राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में मृत्यु से भयभीत उनके जीवन के सबसे कठिन समय में उन्हें नया जीवन दिया था। वे पांचों न केवल इन साहसी लोगों के लिए आशा थे, बल्कि रेडियंस फेडरेशन और उसकी युवा पीढ़ी के लिए भी आशा थे। भले ही लोंगताओ झाओ शियाओचुन और फेंग डुओ के हमलों ने राक्षसों के खिलाफ इस लड़ाई की जीत की नींव रखी थी, लेकिन पीली रेत का प्रत्येक कण इन निम्न श्रेणी के साहसी लोगों के लिए बार बार जीवन का सच्चा उद्धार था। कई निम्न श्रेणी के साहसी लोग यह भूल गए थे कि कितनी बार पीली रेत के टुकड़ों ने उन्हें जीने का साहस जुटाने और जीवन की ओर पुल बनाने में मदद की थी, जब वे निराशा में थे और सोचते थे कि जीवन राक्षसों के सामने मुरझाने वाला है। यहां तक कि कुछ साहसी लोग भी थे जो 4 घंटे तक राक्षसों से लड़ते हुए बजरी के कारण कम से कम 100 बार बच गए थे। हर बार जब ये सैकड़ों राक्षसी हमले उन पर पड़ते, तो यह मौत का संकेत होता। हालांकि पीली रेत की सुरक्षा के कारण वे मौत की छाया से निकलकर जीवन की सुबह की ओर बढ़ गए थे। इन निम्न श्रेणी के साहसी लोगों ने चांदी के मुखौटे वाले युवक को जलती हुई निगाहों से देखा। किसी ने चिल्लाया, काला, और ये निम्न श्रेणी के साहसी लोग चांदी के मुखौटे वाले युवक की ओर दौड़ पड़े। लिन युआन की ओर दौड़ते हुए कई जीवों को देखकर रेड थॉर्न ने तुरंत हमला करने का रुख अपनाया। लिन युआन ने जल्दी से रेड थॉर्न को शांत किया, लेकिन ये साहसी लोग उसके पास आ चुके थे। उन्होंने उसे उठा लिया और आसमान में फेंक दिया। उन्हें गले में दर्द महसूस हुआ और वे खुशी मनाने के अलावा कुछ नहीं कह पाए। अमर रहो, काला, भारी जयकारे की ध्वनि नियंत्रित वर्ग 3 रसातल आयामी दरार में राक्षसों की दहाड़ से भी अधिक जोरदार ध्वनि में एकत्रित हो गई। यह एक आशीर्वाद, कृतज्ञता, विश्वास और चमक थी। लोंग ताओ शिजू के पास खड़ा था और ब्लैक को देख रहा था, जिसे साहसी लोग ऊपर नीचे फेंक रहे थे। उसके चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान थी। आजकल के युवा वाकई कुछ खास हैं। अगर हम जैसे बुजुर्ग लोग कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, तो हम जल्द ही इन युवाओं से पीछे रह जाएंगे। शिजू ने लोंग ताओ की ओर आंखें घुमाई और कहा, तुम बूढ़े हो, लेकिन मैं अभी भी जवान हूं। बस मुझे पीछे मत छोड़ना। शिजू को अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। लोंग ताओ ने शीजू को मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन मुस्कुराए बिना, जिससे शीजू को ठंड लग गई। शीजू वो अचानक भूल गया कि लोंग ताओ एक सनकी था जिसे रेडियंस 100 के सदस्यों ने पहचाना था। सनकी संवाद अनगिनत नरम चाकुओं में बदल सकता है और किसी के दिल में चुभ सकता है। निश्चित रूप से शिजू ने लोंग ताओ को यह कहते हुए सुना, मैं हमारे ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब के सदस्य झाओ शियाओचुन की ओर से माफी मांगता हूं। अगर वह नहीं होती तो आप 80 करोड़ रेडियंस डॉलर का निवेश नहीं कर पाते और सिर्फ 22 रेडियंस डॉलर ही कमा पाते। हालांकि आपने सभी 80 करोड़ रेडियंस डॉलर खो दिए हैं, लेकिन यह निवेश आपको आगे बढ़ने में भी मदद कर सकता है। शीजू ने गहरी सांस ली, यह सोचते हुए कि लोंग ताओ एक सनकी है, इसलिए वह खुद से कहता रहा कि उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। झाओ शियाओचुन एक साफ विवेक के साथ, जब शीजू ने अपना सिर घुमाया और झाओ शियाओचुन को वहां खड़े होकर पके हुए पालक को अपने मुंह में भरते हुए देखा, तो उसने उसे घूर कर देखा। जैसे ही झाओ शियाओचुन ने
चांदी के मुखौटे वाले युवक को फेंके जाने पर देखा, उसका चेहरा अचानक हल्के गुलाबी रंग से लाल हो गया। उसने फेंग डुओडुओ से कहा, फेंग डुओडुओ, मेरे पास ब्लैक का फोन नंबर लेकर आओ। मैं 3 मिनट में उसका पूरा संपर्क विवरण जानना चाहती हूँ। फेंग डुओडुओ ने अचंभित आंखों से झाओ शियाओचुन को देखा और पूछा, क्या आप लिन युआन और लियू जी को भोजन के लिए आमंत्रित करने पर जोर नहीं दे रहे थे? झाओ शियाओचुन ने फेंग डुओडुओ को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो। बड़े भाई, ब्लैक के संपर्क विवरण जानने का लिन युआन को डिनर पर आमंत्रित करने से क्या लेना देना है? वे दोनों बहुत सुंदर हैं। क्या मैं उन्हें जान नहीं सकती? अचानक उसने अपना सिर घुमाया और पाया कि शीजू उसे घूर रहा था। झाओ श्याओचुन मुस्कुराया और ठहाके लगाते हुए कहा, अगर तुम ठीक से नहीं देख सकते तो अपनी आंखें कट्टर से काट लो। फिर उसने अपने बगल में बैठे फेंग डुओडुओ को थपथपाया। वह बहुत असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन उसने चिल्लाकर कहा, स्क्र। शीजू को अचानक लगा कि उसका खून तेजी से बह रहा है और वह इतना क्रोधित हुआ कि उसकी आंखें नम हो गईं। झाओ श्याओचुन खुशी से हंस पड़ी जब उसने देखा कि शीजू उस पर गुस्सा हो रहा है। हालांकि उसने उसके 5 रेस्तरां चेन को दिवालिया बना दिया था, फिर भी उसका विवेक साफ था। उसने निराशा से अपना पेट थपथपाया। जब से उसका संकुचित स्रोत प्रकार का जीवन रूप बड़ा हुआ है, उसे कभी भी पेट भरा हुआ महसूस नहीं हुआ। वह भूखी तो हो गई थी, लेकिन साथ ही मजबूत भी हो गई थी। हालांकि ट्रैक लाइव ट्रेन रनिंग सीक्वेंस में सबसे गरीब की तलाश करे तो वह शायद झाओ शियाओचुन होगा। हालांकि उसने रॉयल कैपिटल के कई रेस्तराओं को दिवालिया बना दिया था, लेकिन उसने उसके बाद जो पैसे कमाए थे उनसे इसकी भरपाई कर दी थी। यह रकम भी कोई छोटी नहीं थी। यदि मुआवजा पाने वाले लोग इच्छुक हों तो वे पुनः समान आकार का कोई अन्य रेस्तरां खोल सकते हैं। झाओ शियाओचुन ने अपनी दूसरी पहचान के साथ उसे मुआवजा भेजा था। हालांकि इन लोगों को अपने जीवन में कभी भी फिर से रेस्तरां खोलने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने शीजू की 5 रेस्तरां श्रृंखलाओं की भरपाई के लिए अपनी जेबें भी खाली कर दी थीं। जब शीजू ने स्टार वेब पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी, तो झाओ शियाओचुन ने उसे सरप्राइज गिफ्ट बॉक्स के रूप में पुरस्कृत करने के लिए अपनी दूसरी पहचान का इस्तेमाल किया था। यह स्टार वेब पर इनाम देने का एक बहुत ही खास तरीका था। स्टार वेब पर साधारण पुरस्कारों के लिए बहुत ही कम शुल्क लगता था, लेकिन यदि पुरस्कार को सरप्राइज बॉक्स में डाल दिया जाए तो कोई कमीशन नहीं देना पड़ता था। इसे पाने वाले स्टार वेब होस्ट को इनाम की राशि का पता नहीं होगा। उन्हें केवल उपहार बॉक्स मिलने की सूचना मिलेगी। यह सरप्राइज बॉक्स 1 साल बाद ही उसी दिन खोला जा सकेगा। झाओ शियाओचुन ने समय की गणना की और शीजू को इन कुछ दिनों के दौरान मुआवजे की भारी राशि से भरा वह आश्चर्य बॉक्स खोलने में सक्षम होना चाहिए। यद्यपि वह अपने मुंह से किसी को नहीं छोड़ती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि स्रोत प्रकार के जीवन से संक्रमित होने के बाद उसके शरीर में कोई परिवर्तन हो और वह दूसरों के लिए मुसीबत बन जाए। झाओ शियाओचुन ने शी जू को सरप्राइज गिफ्ट बॉक्स के रूप में पुरस्कृत किया था क्योंकि यह मुआवजा बहुत बड़ा था। भले ही स्टार वेब एक छोटी प्रोसेसिंग फीस लेगा, लेकिन वह इसे बर्बाद को तैयार नहीं थी। उनकी राय में क्या यह बेहतर नहीं होगा कि इस धन का उपयोग अन्य रेस्तरां के मुआवजे के रूप में किया जाए? रेडियंस 100 सीक्वेंस की सदस्य होने के नाते वो इससे ने उसे स्वाभाविक रूप से अपना अभिमान था। वह अन्य लोगों को अपनी समस्याओं को हल करने की अनुमति नहीं देती थी, इसलिए वह अब बहुत गरीब थी। यदि स्टार वेब पर खाने की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली उनकी दूसरी पहचान न होती, तो वह मुआवजा भी नहीं दे पाती। बेशक बहुत सारा खाना खाना उस स्रोत प्रकार के जीवन रूप के लिए एक प्रकार की खेती थी जिसे उसने प्राप्त किया था। किसी कारण से झाओ शियाओचुन को अचानक निराशा महसूस हुई कि क्या वह स्टार वेब पर आवेदन कर सकती है ताकि शी जू को 2 दिन बाद उसकी दूसरी पहचान से आश्चर्यजनक उपहार बॉक्स मिल सके। अभी अभी शी जू ने उससे इतनी ऊंची आवाज में बात की थी, यह बहुत ज्यादा था। क्रो इस नियंत्रित वर्ग 3 रसातल आयामी दरार की बैंगनी काली भूमि पर चला गया और अवचेतन रूप से 2 वर्ग 3 राक्षसों को मार डाला। लेकिन ऐसा करने के बाद उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। रेडियंस फेडरेशन के ये लोग बहुत ही दुष्ट थे। उन्होंने इसके स्वर्ग और पृथ्वी फे फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री को छीन लिया था। यह रेडियंस फेडरेशन के भीतर रसातल आयामी दरार से 2 वर्ग 3 राक्षसों को मारने में उनकी मदद कैसे कर सकता था? कौआ क्रोधित था, लेकिन कोई कठोर शब्द नहीं बोल सका क्योंकि उसने उसके चेहरे पर सुअर के सिर जैसा मुक्का मारा था। जब क्रो को पहाड़ी घाटी से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया, तो उसने तुरंत उसके चेहरे पर एक घातक टेम्पो और फेज रश लगाया
और उसके बाद ही उसका गुस्सा 1% तक कम हुआ। यदि उसे अपना मिशन पूरा करने के लिए किसी शरीर का उपयोग न करना पड़ता, तो क्रो उसके सिर पर प्रहार कर देता और उस शरीर को टुकड़ों में बदल देता। उसने एक बार फिर अपने दिल में राजसी क्रोध को चिल्लाया। वह पहले से ही जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस जाए, वह फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री को नहीं पा सकता। अगर उसका शरीर हजारों किलोमीटर दूर से भी दौड़कर आता, तो भी बहुत देर हो चुकी होती। उसके पास फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री को सुनहरे डिस्क से वापस लेने का कोई मौका नहीं होता। क्रोधित होने के अलावा क्रो को एक दिल्ली डर भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रेडियंस फेडरेशन निश्चित रूप से रॉयल कैपिटल के पास नियंत्रित क्लास 3 एबिस आयामी दरार में इतने बड़े बदलाव को अनदेखा नहीं करेगा। यदि रेडियंस फेडरेशन ने अन्य नियंत्रित वर्ग 3 आयामी दरारों की गहन जांच की, तो लॉर्ड सेवेंथ पेज वॉर की क्रो को पहले कार्रवाई न करने देने की योजना पूरी तरह से उजागर हो जाएगी। जब कौवे ने यह सोचा, तो उसके दिल में डर और भी बढ़ गया। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक पागलपन भरा और निर्दयी फैसला लिया। क्रो अब इस वर्ग 3 रसातल आयामी दरार में रसातल दुनिया से जुड़ने वाले हब को सक्रिय करना चाहता था और हब में छिपे स्रोत प्रकार के आइटम के बाहर सुरक्षात्मक परत को तोड़ना चाहता था, जिससे यह रसातल आयामी दरार एक वर्ग 4 अन्य रसातल आयामी दरार बन सके। फिर यह अपनी दाहिनी आंख से अपने सुजरेन मिथ रक्त की एक बूंद हब में टपकाएगा। जब तक रक्त की यह बूंद तेजी से जलती रहेगी, यह क्लास 3 एबिस रिफ्ट के प्रवेश द्वार का विस्तार करने में सक्षम होगा। उदास गायक कौआ। इससे रसातल दुनिया से कुछ और वर्ग 6 राक्षसों को इस नियंत्रित वर्ग 3 रसातल आयामी दरार में आने का मौका मिलेगा। जब क्रो वहां पहुंचा, तो उसे फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल वृक्ष को वापस पाने की संभावना की एक झलक मिली। इस वर्ग 4 रसातल आयामी दरार से वर्ग 6 के राक्षस, जो सुत्जरेन फे के समान थे, वे भी रेडियंस फेडरेशन का ध्यान आकर्षित कर सकते थे। इससे क्रो को रेडियंस फेडरेशन में अन्य नियंत्रित वर्ग 3 रसातल दरारों में घुसपैठ करने और सुरक्षात्मक परत में लिपटे छिपे हुए स्रोत प्रकार की वस्तु को बाहर निकालने का मौका मिलेगा। इस तरह भले ही क्रो असफल हो जाए, लेकिन वह लॉर्ड सेवेंथ पेज वॉर की योजनाओं को विफल नहीं कर पाएगा। वह समझता था कि केवल इसी तरीके से वह लॉर्ड सेवेंथ पेज वॉर के हाथों बच सकता है। इससे पहले कि कौवा कुछ कर पाता, जब वह अभी-अभी अथाह दुनिया से जुड़े केंद्र पर पहुंचा था, उसे अचानक एक सुजरेन परी की आभा का आहा। कौवा ने खून की एक बूंद के साथ अपने विशेष कौशल के माध्यम से अपने शरीर को खूनी धुंध में बदल दिया। उसने महसूस किया कि उसके सुजरेन मिथ आयमी रक्त को नियंत्रित किया जा रहा है। इससे उसे इस नियंत्रित वर्ग 3 रसातल आयामी दरार का एहसास नहीं हुआ। हजारों किलोमीटर दूर स्थित उसके शरीर ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों से क्रोध की एक भयानक ज्वाला निकली। कौवे ने अचानक मेज पर खिले हुए सुनहरे कांटेदार सेब को देखा, तो उसका पूरा शरीर डर के ठंडे पसीने से भीग गया। उसे अपने दिल में एक सुजैन फे की आभा की निशानी याद आ गई थी। रक्तबीज की मां इस नियंत्रित वर्ग 3 रसातल आयामी दरार के मध्य हवा में मानव रूप में प्रकट हुई। उसके कमर तक लंबे लाल बाल हवा में तैरते लाल धुंध की तरह लहरा रहे थे। यह अपने हाथ में काले खून की एक बूंद लेकर भौहें सिकोड़ रहा था। लॉरून, जिसे रक्तबीज की मां ने मिथक नस्ल के फी बनने के लिए समझा था, वह रक्त कानून रून था। कैजुअल, डेड पस एक क्लिक दूर है। ऐसे ही उसने काले खून की इस बूंद को देखा। उसने धीरे से कहा, यह एक शीर्ष सुजरेन मिथ कुमेवियन फे का खून है। यह वाकई बदबूदार है। यह एक काले रंग का कौवा या गिद्ध होना चाहिए जो सड़ा हुआ मांस खाना पसंद करता है। हालांकि रक्तबीज की माता ने अपने दूसरे हाथ में ऊर्जा की सुरक्षात्मक फिल्म की स्रोत प्रकार की देखा सिकोड़ ली। मैं खुशी की वह उस पर आया जो हफ्ता जांच कर सके। अगर वह तो बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। युवाओं को एक्सप्रेस को जैन मिथ बाएं हाथ में काले खून और सुरक्षा से लिपटे इस स्रोत प्रकार की वस्तु के बारे में सूचित करने की आवश्यकता थी। युवान ने बीच ने चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी। उस बार कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे। ये साथी लोग बहुत ही उत्साही थे। उसका मुखौटा नहीं बदला होता तो शायद कुछ साहसी लोगों के वह गिर जाता। इस खुशी के बाद लिन युआन इन निम्न श्रेणी के साहसी लोगों के आपदा से बचने के बारे में सहानुभूति रख सकता था। वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि अगर वह अभी भी आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करने में सक्षम नहीं होता, उसे क्रिएशन मास्टर की क्षमता नहीं मिली होती। और मॉर्बियस, जिसे उसने 8 साल की उम्र में कारकों के एक अजीब संयोजन के साथ अनुबंधित किया था,
वह नहीं जागा होता, तो शायद वह इन निम्न श्रेणी के साहसी लोगों के साथ भी ऐसा ही होता। संकट के समय में वह अभी भी आगे बढ़ पाता, लेकिन उनके जीवित रहने के तरीके को समझने के बाद उसे अचानक एक विशेषज्ञ की जिम्मेदारी का एहसास हुआ। ऐसी जिम्मेदारी बाध्यकारी नहीं थी। जब उसके पास क्षमता होती तो वह लोगों को तूफान से बचाने में मदद कर सकता। लॉन्ग ताओ झाओ शियाओचुन चेन होंग को अभिनय के लिए लाया और फिर चला गया। का इरादा चेन होंगफेंग को ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब एस टूर्नामेंट टीम के 5वें सदस्य के रूप में पंजीकृत करना था, जैसा कि पहले से तय था। जाने से पहले चेन होंगफेंग ने विशेष रूप से लिन युआन का अभिवादन किया और उसे अंगूठा दिखाया। अगर उसने पहले ब्लैक को अपना प्रतिद्वंद्वी माना था, तो राक्षसों के खिलाफ इस लड़ाई के बाद उसने ब्लैक को फेंग डुओ और झाओ शियाओचुन के समान ही माना था। चेन होंगफेंग अब ब्लैक को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि एक लक्ष्य मानते थे जिसका वे पीछा करते थे। शिजू ने लिन युआन के कंधे को थपथपाया और कहा, एस टूर्नामेंट शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी हैं। मुझे भी वापस जाना चाहिए। मुझे अभी भी 2 दिनों तक स्टार वेब पर लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। इस बारे में बोलते हुए शिजू ने आत्मा क्यूई पेशेवरों का पद जितना ऊंचा होता है, उन्हें उतने ही अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। हालांकि रेडियंस 100 के सदस्य शिजू के पास रेडियंस फेडरेशन के अधिकारियों से संसाधन थे, फिर भी उसके पास अपने फेज के ग्रेड और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन कैसे हो सकते थे? जब लिन युआन ने शिजू की आहें सुनी, तो उसे झाओ शियाओचुन और शिजू के बीच हुई बातचीत याद आ गई। इसलिए वह खुद को यह पूछे बिना नहीं रह सका, भाई शी, क्या आपके पास कोई संसाधन कम है? यह सुनकर शीजू ने जल्दी से जवाब दिया, रुको, मुझे भाई शी मत कहो, मुझे भाईजू कहो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि भाई शी अजीब लगता है? लिन युआन ने आश्चर्य से शीजू को देखा और यह सोचने से खुद को रोक नहीं कि शीजू एक ऐसे व्यक्ति होने के योग्य था जो झाओ शियाओचुन के खिलाफ खड़ा हो सके। शीजू का मस्तिष्क सर्किट ऐसा नहीं था जो सामान्य लोगों में हो सकता था। ठीक है भाईजू। वह शीजू ने यह सुना तो उसके चेहरे पर बहुत मुस्कान आ गई, लेकिन फिर वह फिर से उदास हो गया। मेरे पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन वास्तव में बहुत कम रक्षा प्रकार के थंडर एलिमेंट फे हैं जो मेरे जैसे लोगों के लिए अधिक उपयुक्त हैं, जो पारंपरिक रक्षा पथ अपनाते हैं। शीजू ने उन 5 रेस्तरां श्रृंखलाओं के बारे में सोचा जो बंद हो गई थीं और उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। लिन युआन ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके पास फिलहाल शीजू के लिए कोई उपयुक्त साथी नहीं था। लिन युआन ने नोट कर लिया था कि कैसे शीजू ने उसे उस प्रहार को रोकने में मदद की थी, ठीक उसी तरह जैसे उसने रक्षा प्रकार के वज्र तत्व फय को नोट कर लिया था। शीजू के जाने के कुछ समय बाद ही रक्तबीज की मां की अजीब और गरीब लेकिन मधुर आवाज उसके कानों में गूंजी। लिन युआन ने नीचे देखा और पाया कि रक्तबीज की मां किसी समय वापस आ गई थी और हमेशा की तरह पन्ना हरे पत्ते के आकार के डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स पर लेटी हुई थी। रक्तबीज की माता की खोज के बारे में सुनकर, जो कि रसातल की दुनिया से जुड़ा हुआ था, लिन युआन ने तुरंत समस्या की गंभीरता को पहचान लिया। रक्तबीज की मां के साथ नियंत्रित वर्ग 3 रसातल आयामी दरार को छोड़ने के बाद लिन युआन ने तुरंत अपने गुरु चंद्र महारानी से संपर्क किया। दोपहर होने को थी। शरद ऋतु पानी की तरह ठंडी थी और ठंडी हवा में सर्दी का मिश्रण था। हालांकि यह गहरी शरद ऋतु थी, फिर भी जब मनमोहक धूप शरीर पर पड़ रही थी तो गर्मी महसूस हो रही थी। चंद्र महारानी रेडियंट मून पैलेस के आंतरिक महल में थीं। वह अपनी बाहों में एक बर्फ सफेद खरगोश को गले लगा रही थीं। यह किसी भी आम खरगोश की तरह ही दिख रहा था, जिसके बालों में कोई गड़बड़ नहीं थी। चंद्र महारानी ने कैचा और शीचा को कमल के तालाब से कमल के फूल हटाने के निर्देश भी दिए थे। शुद्ध सफेद खरगोश गाजर को अपने आलिंगन में लेकर चबा रहा था और बहुत संतुष्ट दिख रहा था। चंद्र महारानी ने जिन दर्जनों कमल के फूलों की सावधानीपूर्वक देखभाल की थी, उनमें से आधे तो शीत निद्रा अवस्था में थे। एक बार जब ये सुप्त कमल के फूल जागृत हो गए, कयन मम में कोनम हुआ है, तो वे इच्छा शक्ति रूनों को समझने में सक्षम हो गए और सुजरेन ग्रेड 5 में बदल गए। हालांकि आधे कमल के फूल हाइबरनेशन अवस्था में थे, लेकिन कमल का तालाब अभी भी वैसा ही दिख रहा था। यह वास्तव में पहले से भी ज्यादा खिलता हुआ दिख रहा था, क्योंकि बाकी कमल के फूल जो हाइबरनेशन अवस्था में नहीं थे, वे डायमंड एक्स लीजेंड में ही रह गए थे। इन डायमंड एक्स लीजेंड लोटस फेय ने औषधीय द्रव की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था और वे और भी अधिक चमकदार लग रहे थे, चमकीले फूलों के साथ खिल रहे थे। हालांकि ये खिलते और चमकते डायमंड एक्स लीजेंड लोटस फूल अब आंतरिक महल के कमल तालाब में रहने के योग्य नहीं थे।
आज से उन्हें रेडिएंट मून पैलेस के बाहर बगीचे के तालाब में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस समय चंद्र महारानी का सेलफोन, जो कई महीनों से बजता भी नहीं था, अचानक बज उठा। चंद्र महारानी ने एक नजर देखने के लिए सेलफोन उठाया और तुरंत एक सौम्य मुस्कान बिखेरी। फोन उठाते ही चंद्र महारानी का स्वर भले ही कोमल था और उसमें अवर्णनीय चिंता थी, लेकिन उनकी आंखों में अचानक एक भयावह दबाव उभर आया। डायमंड एक्स लीजेंड लोटस फे अपने फूलों के तने को हिला रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वे कमल के तालाब में रह सकें। हालांकि एक बार जब उन्होंने भयानक दबाव महसूस किया तो वे सभी इतने डर गए कि वे सिकुड़ गए। उसी समय कैचा और शीचा ने भी भयभीत भाव प्रकट किए। वे चंद्र महारानी की आभा से आश्चर्यचकित नहीं थे। वे नहीं जानते थे कि चंद्र महारानी इतनी क्रोधित क्यों होंगी। और को लटकाने के बाद चंद्र महारानी आंतरिक महल से बाहर चली गईं। वह रेडिएंट मून पैलेस के बाहर गली में खड़ी थी और दोपहर के चमकते सूरज को देख रही थी। उसने शुद्ध सफेद खरगोश के सिर को रगड़ा और कहा, हम इतने सालों से अपनी बढ़त को छिपा रहे हैं कि कोई वास्तव में रेडिएशन फेडरेशन को कम आंकने और दुर्भावनापूर्ण इरादे रखने की हिम्मत करता है। जब शुद्ध सफेद खरगोश ने चंद्र महारानी की बातें सुनी तो उसकी आंखों में अचानक बहुत ही सुंदर बैंगनी रंग दिखाई दिया। दोपहर का चमकता हुआ सूरज तुरंत काला पड़ गया। रेडियंस फेडरेशन के कई लोगों को यह महसूस हो रहा था कि अचानक दोपहर कैसे रात में बदल गई और आकाश में चमकता हुआ चांद दिखाई देने लगा। शुद्ध सफेद खरगोश ने अपनी कुतरने की हरकतें धीमी कर दीं और अपने दो लंबे कानों का इस्तेमाल चंद्र महारानी की हथेली पर रगड़ने के लिए किया। ऐसा लग रहा था कि वह चंद्र महारानी को दिलासा दे रहा था और उनसे नाराज न होने के लिए कह रहा था। लास्ट मिनट डील्स हुक करो और होटल्स रही थीं, जबकि चंद्र महारानी का आंचल उड़कर उनकी गर्दन पर आ रहा था। अचानक हवा में एक हंसी घुल गई। हवा बह रही है और इसने गर्मियों के पानी में लहरें पैदा कर दी हैं, लेकिन सम्राट वर्ग और मिथ ब्रीड अभी तक गर्मियों के पानी के इस तालाब पर लहरें पैदा करने के लिए योग्य नहीं है। अपने गुरु चंद्र महारानी को स्थिति समझाने के बाद लिन युआन अब चिंतित नहीं था। वह जानता था कि अपनी वर्तमान क्षमताओं को देखते हुए वह इतनी बड़ी चीजों के बारे में चिंता करने और बहुत ज्यादा सोचने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं था। एक बार फोन कॉल खत्म हो जाने के बाद लिन युआन ने इस नियंत्रित वर्ग 3 रसातल आयामी दरार में बिताए महीने में प्राप्त पुरस्कारों की जांच शुरू कर दी। लिन युआन ने तुरंत पास में एक गेस्ट हाउस ढूंढ लिया। एक बार जब लिन युआन नियंत्रित वर्ग 3 रसातल आयामी दरार से बाहर निकल गया तो उसने पहले ही जीनियस के टूल ट्रांसफॉर्मेशन सिल्वर मास्क को उतार दिया था। वह अपने वर्ग 2 क्रिएशन मास्टर की स्थिति में वापस आ गया था। जीनियस भी 2 पूंछ वाली एक सफेद बिल्ली के बच्चे में बदल गया था और वह लिन युआन के कंधे पर खड़ा था। चलते समय जीनियस अपने मुलायम रोएंदार चेहरे का इस्तेमाल लिन युआन के गालों पर रगड़ने के लिए कर रहा था, जिससे बहुत आत्मीयता दिखाई दे रही थी। लिन युआन ने तुरंत जीनियस को अपनी बाहों में ले लिया और धीरे से जीनियस की ठोड़ी को खरोंच दिया। जीनियस ने फिर अपनी बड़ी नीली आंखों से लिन युआन की ओर देखा और एक आरामदायक खर्राटे की आवाज, काली। लिन युआन यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि जीनियस वास्तव में अधिक निर्भर हो रहा था। एक 18 वर्षीय सनशाइन युवा जो नीले सफेद स्पिरिट क्यूई कपड़े पहने हुए एक प्राकृतिक उपस्थिति देता था, वास्तव में आंखों के लिए सुखद था। इसके अलावा यह सनशाइन युवा एक खूबसूरत और प्यारी छोटी सफेद बिल्ली के बच्चे को गले लगा रहा था। एक बार जब लिन युआन ने गेस्ट हाउस में चेक इन किया तो इस गेस्ट हाउस को खोलने वाले दादा और दादी ने उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। लिन युआन को दोपहर के भोजन के लिए चावल का एक बड़ा कटोरा दिया गया और उन्होंने लिन युआन को गेस्ट हाउस में वापस जाने से पहले 4 सुअर की पसलियां खाने के लिए भी राजी किया। ऐसा दोस्ताना उत्साह कुछ ऐसा था जिसे लिन युआन अस्वीकार नहीं करेगा, लेकिन यह लिन युआन के पेट के लिए पीड़ादायक था। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह भोजन ऐसा एकमात्र भोजन था जिसे उसने अपने जीवन में कभी भी अधिक खाया था। गेस्ट हाउस के कमरे में वापस आकर उन्होंने खुद को साफ करना शुरू कर दिया तथा प्रशिक्षण के दौरान लगी धूल और गंदगी को साफ किया। इस प्रशिक्षण के दौरान लिन युआन के हाथ बहुत सारे खून से सने हुए थे, लेकिन इससे लिन
युआन को यह महसूस नहीं हुआ कि वह क्रूर था। दुनिया की इस यात्रा के दौरान लिन युआन ने समझा कि किसी व्यक्ति के दिल का न्याय कैसे किया जाए और परोपकार और द्वेष के बीच कैसे न्याय किया जाए। वह जानता था कि कब लोगों के साथ दयालुता से पेश आना है और कब ठंडेपन से। उसके दिल में न्याय की छड़ी में सब कुछ उकेरा गया था। अतीत में लिन युआन के पास यह छड़ी थी, लेकिन इस पर कोई निशान नहीं थे। लेकिन अब छड़ी पर निशान थे और यह लिन युआन द्वारा महीने भर में प्राप्त किया गया सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार था, स्रोत रेत पर बेहतर नियंत्रण के अलावा। स्वर्ग और पृथ्वी पे प्राप्त करने का पुरस्कार एक सुधार था, लेकिन मानसिकता में प्रगति को विकास कहा जाता था। सफाई करने के बाद लिन युआन ने स्टार वेब में लॉग इन किया और तियान निंगिंग से संपर्क किया। जैसे ही वह तियान निंगिंग से संपर्क करने वाला था, उसे एहसास हुआ कि उसने इतने सारे संदेश भेजे थे कि उसकी सूचनाएं 999 प्लस के रूप में प्रदर्शित हुई। इससे लिन युआन और भी ज्यादा माफी मांगने लगा। तियान निंगनिंग ने उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्टर बनने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया था। इसके अलावा वह बेहद ईमानदार थी और उसने तुरंत 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। अनुबंध की सामग्री के अनुसार इन 10 वर्षों के भीतर तियान निंगनिंग को अपनी जिम्मेदारियों को त्रुटिहीन ढंग से पूरा करना होगा, जबकि लिन युआन के पास किसी भी समय अनुबंध समाप्त करने का अधिकार था। यह स्टार वेब स्तंभकार के रूप में अपना कैरियर दांव पर लगाकर तियान निंगनिंग की ईमानदारी का प्रदर्शन था। हालांकि अपने प्रशिक्षण के कारण लिन युआन वास्तव में तियान निंगनिंग के साथ अनुबंध में किए गए वादे को भूल गया था। युआन ने तियान निंगनिंग द्वारा भेजे गए सभी संदेशों को खोला और उन्हें ऊपर से नीचे तक पढ़ा। उसके बाद लिन युआन ने सब कुछ लिख लिया। जब से उसने स्टार टॉवर की विशेष उपलब्धियां प्राप्त की, रेडियंस 100 सीक्वेंस के चयन में भाग लेने के लिए अपने आवेदन तक और प्रशिक्षण के दौरान उसने जो कुछ भी अनुभव किया, तियान निंगनिंग को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने पहले ही हर एक विवरण लिख लिया था। जहां तक उस समय की बात है जब लिन युआन ने क्लास 3 एबिस डायमेंशनल रिफ्ट के भीतर ज्वाला भंवर का सामना किया और दानव तरंग का अचानक आगमन हुआ, लिन युआन ने कुछ भी नहीं छिपाया। आखिरकार इसमें बहुत सारे साहसी लोग भी शामिल थे, इसलिए इस घटना को छिपाना असंभव था। वर्तमान में लिन युआन पहले से ही स्टार वेब पर संबंधित समाचार देख सकता था, लेकिन वह रिपोर्ट पर्याप्त व्यापक नहीं थी। आखिरकार जो साहसी लोग घाटी के प्रवेश द्वार पर रुके थे, उन्हें नहीं पता था कि वास्तव में क्या हुआ था। लोंग ताओ, शिजू, झाओ शियाओचुन और फेंग डुओदुओ सभी के पास अपने अपने एक्सक्लूसिव रिपोर्टर थे। अगर उनके एक्सक्लूसिव रिपोर्टर घटना के बारे में पूछते, तो लोंग ताओ, शिजू, झाओ शियाओचुन और फेंग डुओदुओ निश्चित रूप से सब कुछ बता देते जो हुआ था। तियान निंगनिंग लिन युआन के विशेष रिपोर्टर थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि तियान निंगनिंग इस प्रत्यक्ष समाचार को खो दें। अंत में लिन युआन ने अपनी माफी व्यक्त करने के लिए अंतिम बयान का इस्तेमाल किया। तियान निंगनिंग इस समय स्टार वेब पर ब्लैक के चित्र को निहार रही थी और निराश महसूस कर रही थी। इस महीने के दौरान तियान निंगनिंग का समय अच्छा नहीं बीता था, ब्लैक के एक्सक्लूसिव रिपोर्टर के रूप में। यह ठीक था अगर तियान निंगनिंग को यह नहीं पता था कि ब्लैक ने सेलेस्टियल स्टेयरवे की एक्सक्लूसिव उपलब्धि हासिल कर ली है। लेकिन जब यह खबर घोषित की गई कि ब्लैक रेडियंस 100 के चयन में भाग लेगा, तो तियान निंगनिंग को खुद कुछ भी पता नहीं था। इसके अलावा उसने ब्लैक से भी संपर्क खो दिया था। स्टार वेब के अधिकारी तियान निंगनिंग पर बहुत दबाव डाल रहे थे। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्टर होने के नाते आए, वह सार्वजनिक रिलीज के साथ ही अपने कथित व्यक्ति के बारे में एक लेख भी जारी नहीं कर सकती थी। हालांकि तियान निंगनिंग ने अन्य विशेष रिपोर्टरों के विपरीत लिन युआन के साथ अपना अनुबंध बनाए रखा। जब अन्य विशेष रिपोर्टर अपने रिपोर्ट किए गए व्यक्ति से संपर्क नहीं कर पाते थे, तो वे स्टार वेब से अपना दबाव कम करने के लिए बिना किसी तथ्यात्मक सामग्री के फर्जी खबरें रिपोर्ट करते थे। तियान निंगनिंग का मूल रूप से भावुक दिल अचानक किसी कारण से थोड़ा कड़वा महसूस हुआ। जब उसने ब्लैक के चित्र को देखा, तो उसके पास पूछने के लिए शब्दों की एक पूरी पेट था, लेकिन जब उसने बातचीत बॉक्स खोलने के लिए ब्लैक के चित्र पर क्लिक किया, तो उसे नहीं पता था कि पहले क्या पूछना है। तियान निंगनिंग के भावुक हृदय में एक अपरिचित भावना घूम रही थी, लेकिन उसे लगा कि यह थोड़ी खट्टी थी। जब तियान निंगनिंग नियमित प्रश्नों का संचालन करने की तैयारी कर रही थी, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि ब्लैक के चित्र से एक नया संदेश अधिसूचना आया था, जिस पर वह विशेष ध्यान दे रही थी। तियान निंगनिंग ने
ब्लैक के चित्र पर क्लिक किया और देखा कि उसे जानकारी का एक लंबा भाग प्राप्त हुआ है। जब तियान निंगनिंग ने पूरा संदेश पढ़ा तो उसका कड़वा दिल बह गया। अब वह फिर से जुनून से जल रहा था। यह एक बहुत विस्तृत सूचना रिपोर्ट थी और इसमें इस अवधि के दौरान ब्लैक के साथ हुई हर बात का विवरण था। कहानी की विषय वस्तु साफ सुथरी और स्पष्ट थी, जिसमें कभी कभी हास्य भी था जो केवल एक युवा से ही आ सकता है। लेकिन जब त्यान निंगनिंग ने राक्षसी लहर के बारे में पढ़ा तो उसका दिल धड़क उठा। कहानी चाहे कितनी भी विस्तृत क्यों न हो, यह फिर भी एक सारांश था। हालांकि इस उदासीन सारांश ने संकट और जीवन के खतरे के उदाहरण को छिपा दिया। लंबे समय के बाद भी त्यान निंगनिंग को पढ़ने के बाद भी अपने दिल में डर बना हुआ था। हालांकि उसे तुरंत पता चल गया कि ब्लैक की खबर के बारे में क्या लिखना है, जिसे इतने समय तक दबा कर रखा गया था। जब त्यान निंगनिंग ने ब्लैक का अंतिम क्षमा प्रार्थी बयान देखा तो उसके दिल की सारी कड़वाहट नमकीन और गीले आंसुओं में बदल गई। एक युवा ने अभी अभी नियंत्रित वर्ग 3 रसातल आयामी दरार में एक राक्षसी लहर को पीछे हटाया था और खुद पर एक और गौरव जोड़ा था। लेकिन जब इस युवा नायक ने राक्षसी लहर को पीछे हटाना समाप्त किया तो उसने तुरंत उसके बारे में सोचा। विशेष रिपोर्ट, वह उस चांदी के मुखौटे वाले युवक के लिए एक नगण्य व्यक्ति थी, लेकिन वह सम्मान नामक कुछ महसूस कर सकती थी। कई बार ऐसा होता है कि माफी बहुत हल्की लगती है, लेकिन यह साधारण माफी ईमानदारी से भरी हुई थी। ब्लैक के अंतिम कथन को ध्यान से पढ़ने के बाद त्यान निंगनिंग के रोते हुए चेहरे पर अचानक एक बड़ी सच्ची मुस्कान उभर आई। त्यान निंगनिंग ने ब्लैक के साथ बातचीत बॉक्स को देखा और जवाब देते हुए एक चमकदार मुस्कान बिखेरी। त्यान निंगनिंग, युवा नायक, आपके लिए यह कठिन समय था, इसे जारी रखें। इसके बाद त्यान निंगनिंग ने पीछे एक प्यारा इमोटिकॉन जोड़ा। इसके तुरंत बाद त्यान निंगनिंग ने स्टार वेब को लॉग आउट कर दिया। वह जिस तरह से निराश थी, उससे अलग वह अब पूरी तरह से ऊर्जावान थी। उसने सीधे लोंग ताओ, शिजू, झाओ शियाओचुन और फेंग डुओडुओ के लिए विशेष रिपोर्टरों से संपर्क किया। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों वाली इतनी बड़ी घटना के लिए विशेष संवाददाता मिलकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्यों के अनन्य रिपोर्टर के रूप में वे नियमित अनन्य रिपोर्टरों के साथ काम करना स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि चूंकि ब्लैक ने अपने स्टार्ट ओवर की अनन्य उपलब्धि के साथ रेडियंस 100 के चयन में भाग लेने के अधिकार प्राप्त कर लिए थे, इसलिए त्यान निंगनिंग पहले से ही उनके साथ काम करने के लिए योग्य थी। जब लिन युआन ने त्यान निंगनिंग का जवाब देखा तो उसने राहत की सांस ली। इस तरह लिन युआन अपने एक्सक्लूसिव रिपोर्टर त्यान निंगनिंग के सामने खुद को सही साबित करने में सक्षम हो जाएगा। जीवन के हर मोड़ पर बनाए गए सभी रिश्ते एक तरह का संयम थे, भले ही वह किसी एक्सक्लूसिव रिपोर्टर के साथ ही क्यों न हो जो आपकी निजी जिंदगी से दूर रहना चाहता हो। अपनी मानसिकता में विकास के अलावा लिन युआन वर्तमान में अपने कमरे के अंदर था और वह भौतिक पुरस्कारों को देखने की योजना बना रहा था जो उसने कक्षा 3 रसातल आयामी दरार में प्राप्त किए थे। लिन युआन ने सबसे पहले रेड थॉर्न को बुलाया। जब रेड थॉर्न को बुलाया गया तो उसने हमेशा की तरह लिन युआन के साथ कोई अंतरंग बातचीत नहीं दिखाई क्योंकि वह हाइबरनेशन में था। हालांकि यह हाइबरनेशन अवस्था बहुत लंबे समय तक नहीं बनी रही और केवल 1 सप्ताह तक ही चली। क्लास 3 एबिस डायमेंशनल रिफ्ट में दानव लहर के दौरान रेड थॉर्न ने उस विशाल लहर का कम से कम आधा हिस्सा खा लिया था। दानव लहर से यह सारा रक्त और मांस ऊर्जा रेड थॉर्न के लिए एक बार में पचाना मुश्किल था। दानव मांस का एक हिस्सा छोड़ दिया जिसे वह अभी पचा नहीं सकता था। इन क्लास 4 राक्षसों के मांस और रक्त, जो प्लेटिनम फॉय के बराबर थे, में मुरझाने और झुलसाने वाले प्रभाव थे। यहां तक कि रेड थॉर्न भी इस भस्म प्रक्रिया को सहन नहीं कर पाएगा। उस समय रेड थॉर्न ने इन क्लास पश राक्षसों के मांस को स्टोर करने के लिए रेमेट्स का इस्तेमाल किया था ताकि उन्हें क्लास 3 राक्षसों द्वारा खाए जाने से रोका जा सके, जिससे युद्ध के मैदान पर खतरा पैदा हो। रेड थॉर्न तब रेमेट्स की श्रद्धांजलि स्वीकार करेगा जिससे वह रेमेट्स के माध्यम से मांस और रक्त ऊर्जा को अवशोषित कर सकेगा। जब बड़ी संख्या में रामेट्स सूख जाते थे तो रामेट से विशाल ऊर्जा रेड थॉर्न की ऑर्टेट जड़ों में स्थानांतरित हो जाती थी। ऊर्जा की विशाल मात्रा ने रेड थॉर्न को तत्काल हाइबरनेशन अवस्था में डाल दिया। उस समय लिन युआन को रेड थॉर्न के माउथ ऑफ रिलिंक्विश से एक गड़गड़ाहट की आवाज आती हुई महसूस हुई, जो एक सक्रिय भट्टी की तरह थी। इसके अलावा माउथ ऑफ रिलिंक्विश के आसपास के 12 मल्टी फ्लोरा फूल संग्रहित
पाचन द्रव को प्रवाहित कर रहे थे। जब ये अम्लीय पाचन तरल पदार्थ त्याग के मुख में प्रवाहित होते थे, तो इससे त्याग के मुख को अधिकतम सीमा तक पचने में मदद मिलती थी। भले ही लिन युआन त्याग के मुख से कुछ दूरी पर खड़ा था, फिर भी वह त्याग के मुख से लगातार असीम रक्त और मांस ऊर्जा उत्सर्जित होते हुए महसूस कर सकता था। रेड थॉर्न अपने शरीर के भीतर मौजूद रक्त और मांस की ऊर्जा को तेजी से पचा रहा था और उन्हें अपनी ताकत में बदल रहा था। लिन युआन का मानना था कि रेड थॉर्न के एक हफ्ते के हाइबरनेशन के बाद उसे ब्रॉन्ज एक्स लीजेंड तक पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद जब रेड थॉर्न की गुणवत्ता महाकाव्य से किंवदंती में अपग्रेड हो गई, तो लिन युआन रेड थॉर्न को एक काल्पनिक नस्ल में अपग्रेड करने में सक्षम होगा। अगर रेड थॉर्न को एक काल्पनिक नस्ल में अपग्रेड किया गया, तो लिन युआन की लड़ाकू क्षमताओं में एक और महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। हालांकि लिन युआन को अभी भी यह तय करना था कि रेड थॉर्न के साथ विलय करने के लिए उसे किस विल पावर रून का उपयोग करना चाहिए। वे दोनों विल पावर रून रेड थॉर्न के लिए बहुत उपयुक्त थे। जब विल पावर रून को किसी X23. Chapter 221. Tomb's sarcophagus. Michael looked. फेयदय के साथ मिलाकर फैंटेसी ब्रीड बनाई जाती है, तो फेय में व्यापक परिवर्तन होता है। इसलिए अलग अलग विल पावर रूट के कारण फेय के भविष्य के मार्ग में भारी अंतर आ जाता है। ऐसे में इस मामले में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हालांकि लिन युआन को लगा कि अभी इस समस्या के बारे में सोचना जल्दबाजी होगी। आखिरकार रेड थॉर्न के लिए एपिक से लीजेंड क्वालिटी में अपग्रेड करना इतना आसान काम नहीं था। यह इस तथ्य के कारण था कि रेड थॉर्न केवल रक्त और मांस की खपत पर निर्भर रह सकता था, ऊर्जा का उपयोग करके अपने ग्रेड को बढ़ाने और अपनी गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए। नतीजतन रेड थॉर्न जिस रास्ते पर चल रहा था, वह लगभग वैसा ही था जैसे अन्य स्पिरिट क्यूई पेशेवर अपने फये को बढ़ाते हैं। रेड थॉर्न का पोषण करते समय लिन युआन को यह समझ में आया कि अन्य आत्मा क्यूई पेशेवरों के लिए अपने फये का पोषण करना कितना कठिन था। लिन युआन ने रेड थॉर्न की वर्तमान स्थिति को महसूस किया और एक आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। रक्त और मांस ऊर्जा की भारी मात्रा, जिसे अभी तक पचाया जाना बाकी था, जाहिर तौर पर रेड थॉर्न के लिए महाकाव्य से किंवदंती गुणवत्ता में अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लिन युआन रेड थॉर्न की महाकाव्य और किंवदंती गुणवत्ता के बीच अवरोध की एक मोटी परत महसूस कर सकता था। इस अवरोध को बिना पचाए ऊर्जा से तोड़ना पूरी तरह से अपर्याप्त था। ऐसा लग रहा था कि लिन युआन को रेड थॉर्न को ब्रॉन्ज एक्स एपिक से ब्रॉन्ज एक्स लीजेंड में अपग्रेड करने में मदद करने के लिए किसी और तरीके के बारे में सोचना होगा। रेड थॉर्न की गुणवत्ता में सुधार संभवतः लिन युआन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी जब वह फे को पोषित कर रहा था। हालांकि लिन युआन अन्य स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की तरह काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, जो अपने फे की क्षमता को बर्बाद कर देंगे, जिससे रेड थॉर्न को लीजेंड गुणवत्ता तक पहुंचने के बारे में सोचने से पहले सिल्वर में विकसित होने का मौका मिलेगा। लिन युआन की राय में, चूंकि यह ऐसी चीज थी जिसे वह हासिल कर सकता था, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे वह सब कुछ करना था जो वह कर सकता था और इसे सर्वश्रेष्ठ बनाना था। जब रेड थॉर्न हाइबरनेशन अवस्था में प्रवेश करता है, तो गोल्ड आई लीजेंड एसिड कोरोजन क्वीन बी को पहले ही रिलिंक्विश के मुंह से बाहर निकाल दिया गया था। इसलिए एसिड कोरोजन क्वीन बी केवल एक विशाल लाल बहुवनस्पति फूल संक्षारक गुहा में ही रह सकती है। एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी दयनीय रूप से विशाल फूल की संक्षारक गुहा से बाहर निकली और लिन युआन की हथेली पर उतरी। लिन युआन ने देखा कि एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी किस तरह से उसका पक्ष जीतने की कोशिश कर रही थी, और उसे एहसास हुआ कि यह वैसा ही था जैसे एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी ने रेड थॉर्न का पक्ष जीतने की कोशिश की थी। हालांकि लिन युआन को लगा कि इसका एक उद्देश्य था। एसिड कोरोशन क्वीन मधुमक्खी रेड थॉर्न की चाटुकार बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेड थॉर्न हमेशा एसिड कोरोशन क्वीन मधुमक्खी के प्रति उदासीन रहा था। रेड थॉर्न लिन युआन पर बेहद निर्भर था और उसे अपना सब कुछ मानता था। इसलिए जब एसिड कोरोशन क्वीन मधुमक्खी ने यह बात समझी, तो उसने तुरंत अपनी चाटुकारिता की रणनीति बदल दी और क्रॉस चाटना शुरू कर दिया। वह लिन युआन का पक्ष लेने की कोशिश कर रहा था ताकि रेड थॉर्न पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े। यह कुछ ऐसा था जैसे कोई अपनी देवी की खोज कर रहा हो, लेकिन देवी पूरी तरह से उदासीन हो। इसलिए अगला तरीका यह था कि देवी की प्राथमिकता प्राप्त करने से पहले देवी के माता पिता का अनुग्रह प्राप्त किया जाए।
उस समय हाइबरनेटिंग रेड थॉर्न को कुछ महसूस हुआ। उसने कांटों रहित बेल को बाहर निकाला और उसे लिन युआन की कलाई के चारों ओर लपेट दिया। फिर बेल हिल गई और एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी को लिन युआन की हथेली से दूर भेज दिया। चाटुकार एसिड कोरोजन क्वीन बी ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि उसकी देवी वास्तव में एक फादर कौन थी। लिन युआन ने एसिड कोरोजन क्वीन बी और हाइबरनेटिंग रेड थॉर्न को पत्ती के आकार के फिर स्टोरेज बॉक्स में वापस रख दिया। फिर उसने फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री और ट्विन रेड पैगोडा की जांच करने के लिए स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया। ये जो उसे अप्रत्याशित घटनाओं के कारण प्राप्त हुआ था। एक बार जब लिन युआन स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो उसने दृश्य को देखा और महसूस किया कि यह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र अपने 80 वर्ग मीटर के आकार के बावजूद काफी छोटा था। यह विशेष रूप से तब हुआ जब लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के अंदर सतह क्षेत्र का पूरा उपयोग किया। यह जगह असामान्य रूप से भीड़-भाड़ वाली लग रही थी। इस समय लिन युआन के पास करने के लिए बहुत सारे काम थे। चूंकि वह 1 महीने से ज्यादा समय से घर से बाहर था, इसलिए विशालकाय प्लेटेन लकड़ी के रैक पर रखी गई दुर्लभ लकड़ी की सामग्री पहले से ही जेड बनावट वाली थी। इसलिए लिन युआन लकड़ी के इन जेड बनावट वाले टुकड़ों को हटाने और उनकी जगह एक नया बैच लगाने जा रहा था। लिन युआन ने लकड़ी के इन सभी जेड बनावट वाले टुकड़ों को सावधानीपूर्वक चुना था। अब जब वे आत्मा क्यूई के चरम प्रभावों के कारण पूरी तरह से जेड बनावट वाले हो गए थे, तो वे सभी विभिन्न रंगों के प्रभामंडल से चमक रहे थे, जिससे वे बेहद अच्छे दिख रहे थे। लिन युआन ने 5 अलग-अलग तरह की जेड टेक्सचर्ड लकड़ी देखी: पीली शीशम, वेन्स, आवनूस, हरी एल्म या फोबे जनान। अगर जेड टेक्सचर्ड लकड़ी का कोई भी टुकड़ा बाजार में रखा जाता, तो इससे उन प्रतिष्ठित कबीलों के बीच एक उन्मत्त प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाती। इसके अलावा लिन युआन की जेड बनावट वाली लकड़ी के टुकड़े बड़े थे और एक नियमित संरचना वाले थे। वे सभी मूर्तियां, तियान, फर्नीचर और नक्काशी बनाने के लिए बहुत उपयुक्त थे। एक, जिसका अर्थ है अन्य लक्ष्यों को चाटुकारिता करना। 2, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता से बेहद प्यार करता हो और उनके प्रति सुरक्षात्मक हो, पिता के साथ प्रेमी जैसा व्यवहार करता हो। युआन को ये 5 प्रकार की पूरी तरह से जेड टेक्सचर वाली कीमती लकड़ी पसंद नहीं आई। उसने उन्हें एम्बर बटन के आकार के डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स में संग्रहित किया, जिसका इस्तेमाल उसने कफलिंक के रूप में किया। दिल की पीठ पर आकाश शहर के निर्माण के लिए बहुत सारे संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए उस पर निर्भर रहने वाला था। लिन युआन ने एक बार फिर 2 विशाल जेड बनावट वाले प्लेटेन लकड़ी की अलमारियों पर कीमती लकड़ी का एक नया बैच रखा। अगले 1 या 2 महीने में पूरी तरह से जेड बनावट वाली कीमती लकड़ी का एक और बड़ा बैच परिपक्व हो जाएगा। हालांकि उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्य इन 2 पूरी तरह से जेड बनावट वाली प्लेटेन लकड़ी की अलमारियों को देखकर हुआ, जिन पर फाइनिक्स टोटेम की नक्काशी की गई थी। ये दोनों अलमारियां इस समय गुलाबी लाल रंग की थीं। यह लाल रंग लाल क्रिस्टल के रंग जितना पारदर्शी नहीं था, बल्कि सफेद रंग के साथ एक तरह का लाल जेड था। अलमारियों पर उकेरे गए फीनिक्स पंख समृद्ध शुद्ध स्पिरिट क्यूई के तहत स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में चमक रहे थे, जिससे विशाल प्लेटेन लकड़ी की अलमारियां बहुत उत्तम दिख रही थीं। लिन युआन ने कीमती लकड़ी के इस नए बैच को रखने के बाद उसने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में 100 स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जांच की। 1 महीने से अधिक समय में स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति के कारण मोतियों की ये माला फूल ब्रोकेड मोतियों में रूपांतरित हो गई। मोतियों की माला रसीले पौधों की तरह थी जो पन्ना हरे मोतियों जैसी पत्तियों से बनी थी। इसकी बनावट झेली जैसी थी, लेकिन अगर किसी के हाथ पर घाव हो और वह गलती से मोतियों की माला से निकलने वाली ओस की बूंदों को छू ले, तो उसे अपने शरीर को कुंद चाकू से काटने का दर्द सहना पड़ता। मोतियों की माला पर लगे हरे मोती पूरी तरह से हल्के गुलाबी रंग में बदल गए थे। फूल ब्रोकेड मोती और मोतियों की माला का स्वरूप एक जैसा ही था, केवल गोल दानेदार पत्ती के रंग में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया था। मोतियों की माला की हरी पत्तियां बहुत ही सादी दिखती थीं। अब जब मोतियों की माला फूल ब्रोकेड मोतियों में बदल गई थी, इस तो पत्तियों पर गुलाबी रंग के शेड आश्चर्यजनक रूप से एक मांसल छोटे कमल के फूल की तरह मिल गए थे। इन फ्लावर ब्रोकेड मोतियों का असली मूल्य इस बात में नहीं था कि वे कितने अच्छे बन गए थे, बल्कि यह इस तथ्य में था कि इनमें से प्रत्येक फ्लावर ब्रोकेड मोती सृजन मास्टर्स के हाथों में सफलतापूर्वक आत्मा द्रव को गढ़ने की संभावनाओं में वृद्धि के समान था। लिन युआन का इरादा अगले कुछ दिनों के लिए
अपने परचेज विद नो लॉस स्टोर में परिपक्व फ्लावर ब्रोकेड मोती के इस बैच को लटकाए रखने का था। उन्होंने इन 100 पुष्प ब्रोकेड मोतियों को एम्बर बटन के आकार के डायमंड फे भंडारण बॉक्स में संग्रहित किया और उनकी जगह 100 मोतियों की माला रख दी तथा उन्हें पुष्प ब्रोकेड मोतियों में परिवर्तित होने दिया। लिन युआन ने फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल की स्थिति की जांच की। 2 एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश और 2 सेलेस्टाइन एलिमेंटल शेलफिश स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में शुद्ध स्पिरिट क्यूई की भारी मात्रा को अवशोषित कर रहे थे और लगातार शुद्ध जल तत्व और क्यूई तत्व मोती उगल रहे थे। इनमें से प्रत्येक मौलिक मोती एक निश्चित सीमा तक क्रिस्टल अंडे के किनारे एकत्रित हो गया था, जो तैरते हुए द्वीप व्हेल का पोषण करता था। क्रिस्टल अंडा स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करेगा और ये शुद्ध जल तत्व और क्यूई तत्व मोती व्हेल की तरह होंगे। लिन युआन ने क्रिस्टल अंडे पर अपनी हथेली दबाई। उसमें मौजूद अकेली आत्मा ने तुरंत उसके आने का एहसास किया और तुरंत ऊपर चली गई। उसने केवल यह महसूस किया कि उसकी हथेली दूसरे हाथ से दब गई थी। फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल के प्रति अपने स्नेह को महसूस करते हुए लिन युआन ने अपने चेहरे पर एक गर्म मुस्कान दिखाई। उसने पहले की तरह अपनी हथेली को काटा और उसे क्रिस्टल अंडे के ऊपर रख दिया। अपने खून का उपयोग करके फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल के साथ संबंध को मजबूत किया। आइलैंड व्हेल को पालने के दौरान यह एक जरूरी प्रक्रिया थी। फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल जैसे फय के साथ रक्त संबंध को बार बार गहरा करने के बाद ही यह रक्त संबंधी स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल के साथ अनुबंध करेगा जब यह हैच होगा। लिन युआन ने 2 एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश एंड 2 सेलेस्टाइन एलिमेंटल शेलफिश को देखा और थोड़ा सोचा। फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल द्वारा स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने का अनुभव करने के बाद उन्होंने पाया कि 2 एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश और 2 सेलेस्टाइन एलिमेंटल शेलफिश स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल द्वारा स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने की आवृत्ति को पूरी तरह से समर्थन देने में सक्षम थे। यदि वह एक और एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश और एक सेलेस्टाइन एलिमेंटल शेलफिश को शामिल कर दे तो संभवतः एलिमेंटल मोतियों की भरमार हो जाएगी। भले ही फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल ने व्हेल की तरह आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लिया हो, लेकिन आखिरकार दक्षता सीमित थी। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में शुद्ध शक्ति की विशाल मात्रा ने एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश और सेलेस्टाइन एलिमेंटल शेलफिश को अपनी क्षमता को पूरी तरह से मुक्त करने में सक्षम बनाया। वे तेजी से जल तत्व और वायु तत्व वाले मोती उगल रहे थे, जिन्हें ढूंढना कठिन था और जिनमें शुद्ध तात्विक ऊर्जा थी। लिन युआन के स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में एक पाइपलाइन की तरह फिर लिन युआन ने जीवन रूपी बलि अग्नि को पकड़ लिया, जो हवा में जलते हुए पन्ने की तरह थी। जीवन रूपी बलि अग्नि पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद और नहीं बढ़ेगी। अगर लाल पगोड़ा स्वर्ग और पृथ्वी का एक परी था, तो यह तब मुरझा गया था जब इसने जीवन रूपी बलि अग्नि का उत्पादन किया था। जीवन रूपी बलि अग्नि लाल पगोड़ा द्वारा उत्पादित एक आध्यात्मिक सामग्री मात्र थी। लिन युआन ने जीवन रूपी बलि अग्नि को एक जेड नक्काशीदार ब्रोकेट बॉक्स में सावधानीपूर्वक संग्रहित किया और बॉक्स को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में मेज पर रख दिया, जहां वह आमतौर पर परियों का पालन पोषण करता था। पहले टेबल पर 2 चीजें रखी हुई थीं। पहली चीज थी क्रैब स्टोन, जो ब्रॉन्ज शीयर पिंसर्स क्रैब ने उसे तब दिया था जब उसने क्रिएशन मास्टर के टेस्ट में हिस्सा लिया था और उसे ठीक किया था। यह केकड़ा पत्थर एक बहुत ही साधारण आध्यात्मिक सामग्री थी, जिसे एक रेडियंस डॉलर से भी कम कीमत में खरीदा जा सकता था। लिन युआन के सृजन मास्टर बनने के बाद यह किसी परी द्वारा दिया गया आभार का पहला उपहार था। वह कभी नहीं भूल सकता जब शीयर पिंसर्स केकड़े ने मूर्खतापूर्ण तरीके से बुलबुले उड़ाए थे और उस केकड़े के पत्थर को काट दिया था, जिसे वह आमतौर पर अपने जीवन की रक्षा करने के लिए उसे देने के लिए तैयार रहता था। इस क्रैब स्टोन ने लिन युआन को एक ऐसे दिल से परियों का इलाज करने की अनुमति दी जो एक सृजन मास्टर बनने के मार्ग पर जीवन रूपों को याद रखता था। इस मेज पर दूसरी वस्तु एक साधारण बर्फ धुंध घास थी। लिन युआन ने इसे 1 महीने से भी अधिक समय पहले स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में टेबल पर रखा था। इस आइस मिस्ट ग्रास को देखकर ऐसा लगा जैसे उसने लिटिल जाओ नाम की उस लड़की की पवित्र आंखें देखी हों। यह आइस मिस्ट ग्रास ही थी जिसने उसे हमेशा के लिए दूसरों की कृतज्ञता को संजोना सिखाया था। इस टेबल पर एक और चीज थी जो कि लिन युआन द्वारा रखी गई जीवन रूपी बलि अग्नि थी। यह उसके लिए प्लांट फे के जीवन के एक बार के मोशन के समान था, क्योंकि यह प्लांट फे के दूसरे जीवन के बराबर था। लिन युआन ने ट्विन रेड
पैगोडा के मुख्य फूल की परवाह नहीं की, जो लाल लौ के साथ जल रहा था और उस जीवन रूपी बलि अग्नि के चारों ओर लिपटा हुआ था, जो अभी तक परिपक्व नहीं हुआ था। उसने इसे केवल स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के कोने में रखा था। ट्विन रेड पैगोडा का मुख्य फूल पूरी तरह से ठीक हो गया था, क्योंकि अंदर शुद्ध स्पिरिट क्यूई की भारी मात्रा थी। हालांकि अगर लिन युआन इस मुख्य फूल को जीवन रूपी बलि अग्नि बनाने के लिए पोषित करना चाहता था, तो उसे भारी मात्रा में अग्नि तत्वों की आवश्यकता होगी। अब उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में शुद्ध अग्नि तत्व ऊर्जा प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। लिन युआन ने एलिमेंटल शेलफिश के बारे में सोचा। अगर उसके पास एक और शेलफिश होती, तो वह उसे पूरी तरह से स्कॉचिंग एलिमेंटल शेलफिश में बदल सकता था। स्कोचिंग एलिमेंटल शेलफिश सेलेस्टाइन एलिमेंटल शेलफिश एंड एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश की तरह थी, लेकिन इससे निकले एलिमेंटल मोती में अग्नि तत्व मौजूद था। इसने बड़ी मात्रा में शुद्ध आत्मा क्यूई को अवशोषित किया और इसके द्वारा उगले गए मौलिक मोती, जिनमें शुद्ध अग्नि तत्व शामिल थे, ट्विन रेड पैगोडा के मुख्य फूल को जीवन रूप बलिदान अग्नि का उत्पादन करने में मदद कर सकते थे। हालांकि एलिमेंटल शेलफिश बहुत दुर्लभ थी। जब लिन युआन ने 3 स्पिरिट स्प्रिंग लिली को बढ़ाया, तो स्पिरिट स्प्रिंग लिली में से एक पीली स्प्रिंग लिली में बदल गई थी। इसके अलावा संयोग से गाओफेंग वास्तव में यह कांस्य महाकाव्य पीली स्प्रिंग लिली चाहता था। लिन युआन शायद कांस्य महाकाव्य पीले वसंत लिली को 4 युवा एलिमेंटल शेलफिश के बदले में नहीं बदल पाएगा। इसलिए उसे एलिमेंटल शेलफिश जैसी दुर्लभ परी को फिर से प्राप्त करने के लिए सही अवसर की आवश्यकता होगी। इस बार लिन युआन की फसल में सबसे महत्वपूर्ण था डार्क फेडरेशन का स्थानिक उपकरण सुनहरा धातु डिस्क, और उसमें फीनिक्स पर्चिंग चीनी पैरासोल ट्री। उसने सबसे पहले इस सुनहरी धातु की डिस्क से फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री को बुलाया। फिर उसने सुनहरी धातु की डिस्क को मध्यम श्रेणी के ऊर्जा अयस्कों से भर दिया और फिर उसे स्पिरिट पूल के तल पर रख दिया। उसे राहत महसूस हुई जब उसने देखा कि इसे स्पिरिट पूल के तल पर रखा गया है। इस तरह उसे अब हर कुछ दिनों में कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के लिए स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में आने की जरूरत नहीं होगी, जिससे ऊर्जा अयस्कों की लगातार भरपाई होती रहेगी। ऊर्जा अयस्कों से भरे प्लेटिनम फे भंडारण बॉक्स के क्षेत्रफल के बराबर की स्वर्ण धातु की डिस्क लगभग 1 महीने की खपत के लिए पर्याप्त थी। हालांकि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में उसका पहला सहायक विंड स्पीड रैपिड एंटेलोप बेकार होगा। उसने विंड स्पीड रैपिड एंटेलोप को देखा, जो खुशी से इधर उधर भाग रहा था, लगातार सिनबर स्वीट ओस्मांस और स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्लेटेन की लकड़ी से नक्काशीदार विशाल अलमारियों को छू रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और अचानक उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। दूर से हवा की गति से दौड़ता हुआ मृग लिन युआन की ओर दौड़ा। उसने अपने सिर से उसका हाथ रगड़ा, उसे खुश करने की कोशिश की। लिन युआन ने अपना सिर रगड़ा और आह भरी। वैसे भी उसे इसकी आदत थी, इसलिए उसने पहले से उठाया। यह पवन गति रैपिड मृग भी निर्धारित किया गया था। यह अभिजात वर्ग से दोषहीन हो गया था। हालांकि इसकी गुणवत्ता लिन युआन के फय में सबसे कम थी, लेकिन बटलर के रूप में इस स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में जीवन का एक स्पर्श लाना भी एक अच्छी बात थी। लिन युआन ने फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री को देखा। उसने देखा कि इसकी सुनहरी पत्तियां एक शानदार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रही थीं, जो शाखाओं और पत्तियों से बने पक्षी के घोंसले में घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसमें एक अवर्णनीय सुंदरता पैदा करने की कोशिश कर रही थी। लिन युआन ने फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल वृक्ष को उठाया और उसे स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के परमानंद की शुद्ध भूमि में रोप दिया। फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री के पिछले मालिक ने इसे ट्विन रेड पैगोडा के मुख्य फूल से ऊर्जा अवशोषित करने देने के लिए सभी विचार प्रस्तुत किए थे। वास्तव में इसका मुख्य उद्देश्य ट्विन रेड पैगोडा के मुख्य फूल में मौजूद शुद्ध आत्मा क्यूई की विशाल मात्रा को अवशोषित करना था। फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री एक प्रकार का स्वर्ग और पृथ्वी फय था, जिसमें अत्यधिक शुद्धता और आध्यात्मिक शक्ति थी। फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री के विकास के लिए स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में परमानंद की शुद्ध भूमि से अधिक उपयुक्त कोई स्थान नहीं था। यद्यपि इसमें बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति की खपत होती थी, फिर भी उसे स्वर्ण धातु डिस्क के साथ ऊर्जा अयस्कों की खपत के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। तथ्य यह है कि फीनिक्स पर्चिंग चीनी पैरासोल ट्री को बढ़ने के लिए अजीब ज्वाला को भस्म करने की आवश्यकता थी, जिससे लिन युआन को समझ में आया
कि वह फूल ब्रोकेड मोती को रसातल आयामी दरार से उन अजीब ज्वालाओं के लिए बदल सकता है। कोई भी अजीब लपटें बहुत महंगी थीं, लेकिन बाजार में घटिया दर्जे की अजीब लपटें भी खरीदना संभव था। कुछ जीवन शैली श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों ने कुछ बेहतर लोगों को, जैसे कि क्लास 2 एबिस डायमेंशनल रिफ्ट में मध्य श्रेणी वाले लोगों को खजाने के रूप में माना। वे शायद ही कभी बाजार में प्रसारित होते थे। हालांकि लिन युआन का मानना था कि कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार उसके पास फूल ब्रोकेड मोती थे जो क्रिएशन मास्टर्स को पागल कर देंगे। क्रिएशन मास्टर्स जो फ्लावर ब्रोकेड मोती के बदले में कुछ लेना चाहते थे, वे निश्चित रूप से उन लाइफस्टाइल क्लास स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के हाथों से अजीब और गरीब लॉ को पाने के तरीके खोज लेंगे जिन्होंने उनकी मदद मांगी थी। फिर वे उनका इस्तेमाल परचेज विद नो लॉस स्टोर के फ्लावर ब्रोकेड मोती के बदले में करेंगे। जहां तक जीवन रूपी बलि अग्नि जैसी विचित्र ज्वाला का प्रश्न है, जब तक लिन युआन अपने सही दिमाग में है, वह निश्चित रूप से फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल वृक्ष को जीवन रूपी बलि अग्नि नहीं खिलाएगा। यद्यपि जीवन रूपी बलि अग्नि फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल वृक्ष के लिए अत्यंत लाभकारी थी। यह लाभ कुछ ऐसा था जिसे अन्य विचित्र लपटों से प्रतिस्थापित किया जा सकता था। लिन युआन ने पलटकर देखा कि चिमी प्लेटिनम अजवाइन की बेल पर लेटा हुआ था। वह सो रहा था। उसके मुंह में अजवाइन की बेल की पत्तियां थीं। ऐसा लग रहा था कि यह आलसी आदमी खाते खाते सो गया था। लिन युआन थोड़ा उलझन में था। उसने क्लास 3 एबिस डायमेंशनल रिफ्ट लड़ाई में मदद के लिए चिमी को नहीं बुलाया था। वह इतना थका हुआ कैसे हो सकता है? उन्होंने चिमी को, जो कि अजवाइन की बेल के पत्तों पर सो रही थी, सावधानीपूर्वक उठाया और उसे फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल वृक्ष की शाखाओं और पत्तियों से घिरे पक्षी के घोंसले में रख दिया। चिमी, जो गहरी नींद में सो रही थी, तुरंत आराम से कुछ बार चहकी। फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री की सुनहरी पत्तियों की सुनहरी चमक धीरे धीरे चिड़िया के घोंसले की ओर इकट्ठी हुई और चिमी के शरीर पर उतरी। ऐसा लग रहा था कि वह उसके शरीर में समा गई है। इससे चिमी विशेष रूप से नाजुक और सुंदर दिखने लगी। लिन युआन वास्तव में समझ नहीं पाया कि चिमी इतना थका हुआ क्यों था। यह देखकर कि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में साफ सफाई करने के लिए कुछ भी नहीं था, वह वहां से बाहर निकल गया। उसके ऐसा करने के बाद चिमी ने ऐसे चहकना शुरू किया जैसे वह सपना देख रहा हो। उसने पाया कि वह एक इंसान बन गया है और उसने अपने सपने में स्टार वेब के सभी हिस्सों से प्रशंसकों से घिरा हुआ एक निजी संगीत कार्यक्रम आयोजित किया है। हालांकि जैसे ही वह गा रहा था, चिमी ने अचानक सपना देखा कि लिन युआन मंच पर आया और उसे फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। अचानक चिमी एक बच्चे की तरह जाग गया, जिसे उसके माता पिता ने होमवर्क करते समय चुपके से अपने फोन से खेलते हुए पकड़ लिया था। फिर उसने खुद को एक गर्म और नरम सुनहरे पेड़ के घोंसले में सोते हुए पाया। चिमी तुरंत ही आश्चर्य में सुनहरे पेड़ के घोंसले पर उछलने लगा, क्योंकि उसे लगा, युआन ने मेरे लिए एक नया घोंसला खरीदा है। वह मेरे लिए वाकई बहुत अच्छा है। चिमी गहरी सोच में पड़ गया। अगर मैं उसे सच बता दूं तो क्या युआन नाराज हो जाएगा? यह सब जीनियस की गलती है कि उसने मुझे स्टार वेब पर रिवॉर्ड सरप्राइज गिफ्ट बॉक्स के बारे में बताया। मैंने लाइव स्ट्रीमिंग रूम से कमाए गए सारे पैसे सरप्राइज गिफ्ट बॉक्स में डाल दिए हैं और उसे लिन युआन के स्टार वेब स्टोर में रिवॉर्ड कर दिया है। जब उसे 1 साल बाद यह पता चलेगा तो क्या वह मुझे दोषी ठहराएगा? न केवल किशोरों के मन में कुछ चल रहा था, बल्कि किशोर पक्षियों के मन में भी कुछ चल रहा था। उनके मन में कुछ चल रहा था। वे परेशान तो थे, लेकिन खुश भी थे। एक किशोर पक्षी की चिंताएं कुछ इस प्रकार थीं। शरद ऋतु ने चांदी की चांदनी में रंगे हुए पर्दे को ठंडा कर दिया है। एक रेशमी पंखा फड़फड़ाते जुगनुओं को पकड़ने के काम आता है। वह छोटा रेशमी पंखा दिलचस्प था, लेकिन जुगनू वास्तव में फरवरी के कुछ ही समय के लिए थे। यह पता नहीं था कि सामने से आने वाली हवा इसे समझ पाती या नहीं। लिन युआन ने पिछले महीने स्पिरिट लॉक स्थान क्षेत्र में संसाधन उत्पादन और अपने साहसिक कार्य से प्राप्त लाभों को व्यवस्थित किया। वह जानता था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वह थोड़ा उत्सुक हुआ। इस समय कौन दस्तक देगा? दरवाजा खोलने पर उसने पाया कि दरवाजे पर मानव रूप में तबीज की मां खड़ी थी। उसके बाल काले हो गए थे और उसने लाल क्रिस्टल जैसे चमड़े के कवच के बाहर सिंदूरी चोगा पहना हुआ था। सुजरेन मिथ द्वितीय फे के रूप में मदर ऑफ ब्लडबैथ ने अपने मानव रूप में फे की शैली को बनाए रखा। सुजरेन मिथ द्वितीय फे के लिए बालों का रंग बदलने की क्षमता कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि मदर ऑफ ब्लडबैथ की आंखें पहले की तरह ही लाल क्रिस्टल की तरह थीं।
यह कहना होगा कि रक्तबीज की माता की आंखें अजीब दिखने के अलावा लगभग एक साधारण आत्मा क्यूई पेशेवर की तरह ही दिखती थी। लिन युआन को देखकर खून खराबे की मां ने अपने ठंडे चेहरे पर मुस्कान ला दी और उसे एक क्राफ्ट पेपर बैग थमा दिया। लिन युआन ने इसे खोला और देखा कि 2 छिलके वाले भुने हुए शकरकंदों से रस निकल रहा था। खून खराबे की मां ने कहा, मैंने आपके बगल में एक कमरा बुक किया है। बाहर बर्फबारी हो रही है। अभी अभी मैं टहलने के लिए बाहर गई थी और पाया कि भुने हुए शकरकंद बहुत स्वादिष्ट हैं। लिन युआन ने उस क्राफ्ट पेपर बैग में गरम भुने हुए शकरकंद लिए और उसे याद आया कि चूसी को बचपन में भुने हुए शकरकंद बहुत पसंद थे। लेकिन जब भी वह उसके लिए शकरकंद खरीदता तो वह उसे खाने का नाटक करती और चाहती कि वह उसे खाए। रक्त बीज की मां उसे भुने हुए शकरकंद देकर जाने को तैयार थी। तभी उसने उससे कहा, इसे गर्म ही खा लो, ठंडा होने पर इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। अधिक विश्वसनीय लगने के लिए रक्तबीज की मां ने कहा, मैंने अभी अभी इसे आजमाया है, ठंडा होने पर यह गांठ बन जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। लिन युआन ने पहले महसूस किया था कि रक्तबीज की मां ठंडी थी और शब्दों के साथ अच्छी नहीं थी। अब जब रक्तबीज की मां एक इंसान में बदल गई थी तो वह बर्फ देखकर बाहर घूमने जाना चाहती थी और भुने हुए शकरकंदों का स्वाद चखने के लिए उत्सुक थी। स्पष्ट रूप से रक्तबीज की मां वास्तव में इस दुनिया और जीवन से अपने दिल में प्यार करती थी। X30 English. Slime. Hestu saw a large ऐसा कहने के बाद ब्लड बैथ की मां लिन युआन को दरवाजा बंद करने में मदद करने वाली थी जब उसने पूछा, ब्लड बैथ की मां, तुम्हें क्या खाना पसंद है? चलो मैं तुम्हें रात में इंसानों का खाना खिलाने ले चलता हूं। रक्तबीज की माता प्रसन्न हुई और बोली, मुझे सभी पक्षी खाना पसंद है। लिन युआन का गला लगभग घुट गया और वह खांसने लगा। वह लगभग भूल ही गया था कि रक्तबीज की मां को पहले मानव व्यंजनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। रक्तबीज की जननी भी एक पक्षी पकड़ने वाली मकड़ी से संबंधित थी, जो आमतौर पर पक्षियों को खाना पसंद करती थी। लिन युआन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, फिर हम लोहे के बर्तन में चिकन और मशरूम स्टू और स्टू किए हुए हंस खाएंगे और रात को कुछ तला हुआ चिकन खरीदेंगे। खूनी माता और भी अधिक प्रसन्न हुई। दरवाजा बंद करने के बाद खूनी माता अपने कमरे में वापस जाने वाली थी, लेकिन उसके कान फड़फड़ाए और उसकी खुशी तुरंत गायब हो गई। सुजरेन मिथ आइकिशे फे के रूप में इसकी सुनने की क्षमता असाधारण थी। इसने सिर्फ इतना सुना, बूढ़े आदमी, एक पल में अर्नी को बुलाओ और उससे कहो कि लड़कियों को संयमित रहना चाहिए और किसी लड़के के दरवाजे पर दस्तक देने की पहल नहीं करनी चाहिए। समझ गया बेटा। क्या तुम्हें उसे कुछ और बताना है? बेशक, उसे कहो कि उसे खुद को कोई उपनाम नहीं देना चाहिए। ली अर्नी, ली डुओमी से बेहतर लगता है। हालांकि हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कम से कम उसने खुद को खून खराबे की मां नामक उपनाम नहीं दिया। आजकल के युवा वाकई भड़कीले होते हैं। खूनी माता यह सब और नहीं सुन सकी और उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद जो कुछ उसने सुना, उससे उसे लगा कि वह गुस्से से फट पड़ेगी। वैसे बूढ़े आदमी, उससे कहो कि भविष्य में वह थोड़ा औरतों जैसा व्यवहार करे। इतना कठोर मत बनो। एक आदमी द्वारा उसे भोजन के लिए आमंत्रित करने के बाद वह इतनी खुश है मानो उसने 5 लाख फेडरेशन डॉलर जीत लिए हों। रकत की आंख जमान हद पसान में है। चिकन और मशरूम, डो के पन, हंस स्टू और तले हुए चिकन के बारे में सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। न मस्तर का अजीब चीजें चल रही। जैसे ही युआन ने भुने हुए शकरकंद खाए, उसने अपना सैनिक और चूसी को कॉल किया। उसने कॉल का जवाब दिया और उसने सुना कि उसका रोर था। ध्यान से सुनने के बाद चूसी को अभी लाइव कॉम्बैट क्लास में होना चाहिए। लिन युआन, मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया, लेकिन तुम्हारा सिग्नल नहीं आया। जब चूसी को लिन युआन का फोन आया, तो वह बहुत खुश हुई, लेकिन थोड़ी असंतुष्टि भी थी। यह उसकी छोटी बहन की पिछले महीने से लिन युआन के लिए दबी हुई चिंता थी। चूसी, मैं इस महीने प्रशिक्षण के लिए डायमेंशनल रिफ्ट पर गया था। वहां कोई सिग्नल नहीं है। मैंने यह सब आंटी कोल्ड मून से सुना है। आंटी कोल्ड मून? हाँ, वह मेरे लिए विशेष रूप से अच्छी है। मुझे रेडबर्ड 100 के टेस्ट में भाग लेने से पहले अभी भी कुछ महीने बाकी हैं। आंटी कोल्ड मून ने कहा कि वह मुझे मजबूत बनाने के लिए नए साल के दौरान कुछ महीनों के प्रशिक्षण के लिए बाहर ले जाएंगी। लिन युआन स्वाभाविक रूप से बहुत राहत महसूस कर रहा था कि कोल्ड मून चू सी को प्रशिक्षण के लिए बाहर ले जाएगा। यह सोचकर कि चू सी नए साल में प्रशिक्षण के लिए बाहर जाएगी और वे उस दौरान एक साथ नहीं होंगे, वह थोड़ा विचारों में खो गया। पिछले दशक में ऐसा लग रहा था कि यह साल पहली बार होगा
जब वह चूसी के साथ नहीं बिताएंगे। अपनी उम्र में अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए यह सबसे अच्छा समय था। चूसी के जैविक भाई के रूप में लिन युआन को स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि वह और अधिक मजबूत बन सकेगी। यद्यपि लिन युआन को चूसी का आश्रय बनने का भरोसा था, लेकिन आश्रय की दृढ़ता और चूसी की प्रगति में कोई टकराव नहीं था। भाई, मैं इस बार नया साल तुम्हारे साथ नहीं मना सकता, लेकिन हमें बड़े सिर वाले कार्प के सिर का सूप पीना है। जब लिन युआन ने यह सुना तो उसका दिल खुश हो गया। इस डिश को छोड़कर हर नए साल में मेज पर रखे बर्तन हमेशा बदल जाते हैं। लिन युआन ने फोन रख दिया और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी छोटी बहन बड़ी हो गई है और अब वह उस पर निर्भर नहीं है। एक भाई के रूप में जो एक पिता की तरह था। जितना अधिक उसकी बहन बाहर घूमना चाहती थी, उतनी ही अधिक उसके पास उसके लिए योजनाएं थीं। उस पल लोहे की बाल्टी बहन बनाने की उसकी योजना 2.0 से 3.0 में अपडेट हो गई।